वेलकम बैक एवरीवन। एक ऐसी वीडियो में जिसका आपको काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतज़ार था। तो एसेंशियली इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है 915 ईएमए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ। मैंने देखा है यूट्यूब पर मेरे अलावा भी काफ़ी यूट्यूबर इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी पॉपुलर स्ट्रेटजी है ये। और इसको यूज़ करने के ऊपर वीडियो भी बना चुके हैं, बट बिलीव मी किसी ने भी इसको सही से यूज़ करने के बारे में नहीं बताया है और ना ही किसी को इसको सही से यूज़ करना आता है। सिवाय एक बंदे के, मयंक राज द ट्रेड रूम। वो काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ करता है और काफ़ी अच्छे से यूज़ करने के बारे में उसने इसे बताया भी है। बट कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो उससे मिस हुए हैं, जिसके बगैर ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार है। तो वीडियो में मैं इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करूँगा। देखो, वीडियो लंबी होगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ तुमको बताने वाला हूँ। अगर सही में तुमको ट्रेडिंग सीखनी है और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी तुमको चाहिए, तो वीडियो पूरा देखो, वरना छोड़कर जा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो देखना। और अगर एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती जो मैं कह रहा हूँ, तो वीडियो बार-बार देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर फिर भी नहीं समझ में आती, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जो बातें मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ, उनको एक पेन और नोटबुक लो, उनको नोट करो, तभी वो बातें तुम्हारे माइंड में आएँगी और तुम उसको फ़ॉलो कर पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ पहले से हैं, वो लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी। बट जो लोग नए-नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब भी करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, एक और बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स भी ऐड कर दिए हैं। अगर किसी को मेरी वीडियो का कोई स्पेसिफिक पार्ट ही देखना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि 915 ईएमए को ऐड कैसे करते हैं। तो सिंपली यहाँ से इंडिकेटर वाले साइन पर क्लिक करो एंड सर्च करो ईएमए। तो ये देख सकते हो तुम, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसको 2 मर्तबा टैप करके 2 टाइम्स ऐड कर लेना। और अगर ईएमए से नहीं आता है, तो तुम डायरेक्ट मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी सर्च कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ सेटिंग में जाके दोनों बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहेंगे। यहाँ जो तुम ये लेंथ देख रहे हो 15 मैंने जो ये की हुई है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहेगी। इसमें से एक को 15 कर लेना एंड प्लॉट में आकर यहाँ कलर भी चेंज कर लेना ताकि अच्छे से दिखाई दे एंड देन ओके। इसके बाद ये दोनों लाइन ऐड हो जाएँगी। तो यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो 9 ईएमए है एंड जो ये रेड लाइन है वो 15 ईएमए है। तो अब समझो ईएमए आखिर होता क्या है? ईएमए की फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यानी किसी भी टाइम फ्रेम पर, फिर चाहे वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या 1 आवर हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर 9 कैंडल के मूव करने की जो एवरेज स्टाइल है उसकी एक्सपोनेंशियल लाइन, यानी किफ़ायती लाइन। इसको थोड़ा और सरल भाषा में मैं तुमको समझाऊँ, तो एक ऐसी लाइन जो प्राइस के रिएक्ट करने के साथ तेज़ी से रिएक्ट करती है। यानी प्राइस अगर बढ़ रहा है, तो वो तेज़ी से प्राइस के बढ़ने की तरफ इंडिकेट करेगी, और अगर प्राइस घट रहा है, तो तेज़ी से प्राइस के घटने की तरफ इंडिकेट करेगी। तो ऐसी लाइन को हम 9 ईएमए कहेंगे। इसी तरह किसी भी टाइम फ्रेम पर प्रीवियस 15 कैंडल के मूव करने की जो एवरेज है, उसकी एक्सपोनेंशियल लाइन को 15 ईएमए कहेंगे। इसी तरह प्रीवियस 21 कैंडल के एक्सपोनेंशियल लाइन को 21 ईएमए कहेंगे। सो आई होप मैंने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि ईएमए आखिर होता क्या है। अब अगर तुमको याद हो, तो मैंने ईएमए को एक्सप्लेन करते हुए एक बात कही थी कि एक ऐसी लाइन जो प्राइस के रिएक्ट करने के साथ तेजी से रिएक्ट करे। सो व्हाई डिड आई से तेजी से? तो इसका रीजन ये है कि एक दूसरी लाइन भी होती है बिल्कुल ईएमए की तरह, एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि एसएमए थोड़ा लेजी यानी सुस्त होता है, बिकॉज उसमें सभी डेटा पॉइंट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट रिएक्ट करता है। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए एसएमए बेस्ट होता है, और ईएमए में रिसेंट प्राइस को ही टोटल इंपॉर्टेंस मिलती है, तो वो तेजी से रिएक्ट करता है। और बेसिकली हमको स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो इस वजह से हम ईएमए यूज़ करेंगे, ना कि एसएमए। तो 915 ईएमए हमने ऐड कर लिया है। अब आ जाते हैं इस स्ट्रेटेजी के प्लस पॉइंट की तरफ। देखो, इस स्ट्रेटेजी की जो सबसे अच्छी बात है वो है बिल्कुल छोटा सा लॉस। यानी इस स्ट्रेटेजी के ज़रिए हम छोटे एसएल पर काम करते हैं, बहुत छोटे-छोटे लॉस लेते हैं और बड़े-बड़े टारगेट पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर तुम ट्रेडर हो, तो तुम जानते हो एक ट्रेडर को क्या-क्या फेस करना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज़, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, और सबसे मेन चीज़ फैमिली का सपोर्ट ना करना। फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करेगी। 100 में से 2 बंदों की फैमिली ऐसी होगी जो सपोर्ट करेगी, वरना सपोर्ट नहीं करती है। मेरी फैमिली ने भी कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, बट तुम देखो, इसके बाद भी मैं ट्रेडर बना हूँ,
तो मैं जानता हूँ क्या-क्या झेलना पड़ता है। तो इस स्ट्रेटजी का जो प्लस पॉइंट है वो है बिल्कुल छोटे से लॉस पर हम काम करते हैं। क्योंकि जब भी कोई बंदा शुरू-शुरू में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके पास बहुत लिमिटेड और छोटा कैपिटल होता है, जिसमें वो बड़ा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और स्कैल्पिंग की जितनी भी बाकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनमें यही माइनस पॉइंट है कि उनमें एसएल बड़े होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक बार भी अगर एसएल हिट हुआ, यानी अगर पहली ही ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट गई, तो पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और ट्रेड करने का जो हमारा माइंडसेट होता है, वो टोटली खराब हो जाता है। तो इस स्ट्रेटजी का प्लस पॉइंट यही है कि हम इसमें बहुत छोटे से एसएल पर काम करते हैं और बड़े-बड़े टारगेट पकड़ने की एटलीस्ट ट्राई करते हैं। देखो, ये तो एक प्लस पॉइंट था इस स्ट्रेटजी का जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया। बट स्ट्रेटजीज़ को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी मिथ है और काफ़ी यूट्यूबर और जो अपने आप को मेंटोर कहते हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा ईज़िली झूठ बोलते हैं कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 75% है, इसकी 85% है, इसकी 90% है, इसकी 95% है। ये क्लियर झूठ है, बिकॉज़ दुनिया की कोई सी भी स्ट्रेटजी तुम उठा लो, उसकी एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा नहीं होती है। यानी जब तुम किसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे तो 50% चांस है कि वो ट्रेड तुम्हारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जाए और 50% चांस है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जाए। तो किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा नहीं होती, तो इस स्ट्रेटजी की भी एक्यूरेसी 50% ही है। बट ऐसा नहीं है कि इसकी एक्यूरेसी को इन्हेंस नहीं किया जा सकता है। तो जब तुम शुरू-शुरू में इस स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे 915 ईएमए को, और अगर मेरी कही हुई तमाम बातों को फ़ॉलो करोगे जो मैंने तुमको अभी बताई है, तो तुम शुरू-शुरू में 50% एक्यूरेसी ईज़िली अचीव कर लोगे और प्रॉफ़िटेबल भी हो जाओगे। बट जूँ-जूँ तुम इसको यूज़ करते रहोगे, तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस आएगा और कुछ बातें जो मैं तुमको बताऊँगा, तुम उसके साथ वो ऐड करोगे, तो तुम ईज़िली इसकी एक्यूरेसी 75, 80, 90, 95 तक ईज़िली ले जा सकते हो। इसमें बहुत सी चीज़ें मैं तुमको बताऊँगा जो तुम्हें इसके साथ ऐड करनी है, तो फिर इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, वरना इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी नॉर्मल 50% ही है। और इस स्ट्रैटेजी को हम सिर्फ 915 ईएमए पर रिलाय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ 915 ईएमए पर आया और तुमने ट्रेड ले ली, तो ऐसे तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मेरे से लिख के ले लो। इस स्ट्रैटेजी का पूरा नाम मैं तुमको बताऊँ तो 915 ईएमए प्लस प्राइस एक्शन है। यानी बगैर प्राइस एक्शन के ये स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है। ये पॉइंट है जो किसी ने भी पूरे यूट्यूब पर किसी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि ये स्ट्रैटेजी विदाउट प्राइस एक्शन किसी काम की नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन 9 पॉइंट्स पर, जिनको ऐड करके तुम इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 50% से ईज़िली 95% तक ले जा सकते हो। देखो, ये तमाम पॉइंट जितने मैं बता रहा हूँ सब के सब इम्पोर्टेंट है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मैं लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ सिखाना है तुमको उसके बारे में और काफ़ी ज़रूरी पॉइंट्स भी है, इसलिए लास्ट में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि काफ़ी ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन। यानी इसका मतलब तुम समझ रहे हो, तुमको ओवर ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग एटसेट्रा सब कुछ अवॉइड करना होगा, तभी जाके तुम इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 50 से 55% तक ले जा पाओगे। देखो, डिसिप्लिन ट्रेडिंग का भी एक काफ़ी अहम पार्ट है और एक इस स्ट्रेटजी का भी काफ़ी अहम पार्ट है। एंड देन सेकंड पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी ईएमए फ्लैट हो, यानी ईएमए इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो जैसे यहाँ पर है, यानी फ्लैट है ईएमए बिल्कुल, तो ऐसे टाइम पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ईएमए जब भी फ्लैट होता है तो ये बतलाता है कि मार्केट में अभी कुछ पोटेंशियल नहीं है, मार्केट बिल्कुल भी रिवॉर्डिंग मूड में नहीं है, यानी वो तुमसे सिर्फ लेगी ही लेगी, तुमको कुछ देगी नहीं। तो जब भी ईएमए का स्लोप या तो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, जैसे कि यहाँ तुम देखो ईएमए का स्लोप ये नीचे की तरफ है, या फिर ईएमए का स्लोप ऊपर की तरफ हो, जैसे कि तुम इस जगह पर देखो, यहाँ ये ईएमए का स्लोप ऊपर की तरफ है। तो ऐसे टाइम पर अगर तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छे टारगेट मिलेंगे और काफ़ी अच्छे से तुम प्रॉफिट कर पाओगे। बट जब भी ईएमए का लेवल इस तरीके से साइडवेज हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, मार्केट में कोई पोटेंशियल नहीं है, तो ऐसे टाइम पर ट्रेड करके तुम सिर्फ अपना पैसा गवा दोगे, कैपिटल खत्म कर दोगे, वाइप आउट कर दोगे। तो ऐसे टाइम पर ट्रेड नहीं करना है। ये सेकंड पॉइंट है, इसको अप्लाई करके तुम इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 60% तक कर लोगे। एंड नाउ थर्ड पॉइंट जो इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को 65% तक इनहेंस कर सकता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट पिकिंग अ स्ट्राइक प्राइस। यानी जब भी तुम इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड करो तो ऑलवेज स्ट्राइक प्राइस यानी प्रीमियम इन द मनी का सेलेक्ट करो, बिकॉज उसका डेल्टा 0.6 से लेकर 1 तक होता है। एटीएम भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो, बट आउट ऑफ द मनी बिल्कुल नहीं।
कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे बिकॉज़ आउट ऑफ द मनी के जितने भी प्रीमियम होते हैं, उन सब में डीके बहुत तेज़ी से होता है। तो सही से ट्रेड मैनेज नहीं हो पाती है और बार-बार एसएल हिट होते हैं। एसेंशियली ट्रेडर्स आउट ऑफ द मनी इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। बट हमको सस्ता नहीं लेना, हमको अच्छा लेना है और वो इन द मनी है। और मेरा मानना तो ये है कि आउट ऑफ द मनी में वही ट्रेडर्स जाते हैं जिनका माइंडसेट गैम्बलिंग वाला होता है। तो ऐसे लोग वीडियो छोड़ सकते हैं। मेरी ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनका माइंडसेट ट्रेडिंग वाला है। इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पर तुम 26,150 पर अभी निफ्टी है। तो जब भी तुम्हें इन द मनी बाय करना हो, तो जो ये कलर्ड बॉक्स है, इसके अंदर का बाय करना है। और जब पुट बाय करना हो तो नीचे की तरफ जो कलर बॉक्स है, उसके अंदर का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो। यानी जहाँ पर निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है, कॉल बाय करनी हो तो उससे कम के जो स्ट्राइक होते हैं, यानी अगर 26,150 पर निफ्टी है तो 26,100, 26,050 ये अभी जहाँ निफ्टी ट्रेड कर रही है वहाँ से कम प्राइस है थोड़ा। तो ऐसे प्राइस सेलेक्ट करो कॉल बाय करते वक्त। और जब तुमको पुट बाय करना हो तो वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो जहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रही है वो उससे ज़्यादा हो। जैसे 150 पर ट्रेड कर रही है तो 200, 250 ऐसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने चाहिए। तो हमेशा इन द मनी में रहो। आउट आउट ऑफ द मनी बेसिकली गैम्बलिंग जैसा कुछ होता है, तो वहाँ मत जाओ। ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ रिज़ॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन द फोर्थ पॉइंट। देखो, फोर्थ पॉइंट ऐसा कोई ख़ास और ज़रूरी पॉइंट नहीं है, बट बिलीव मी इसका असर होता है और ये एक्यूरेसी को 67% तक एनहांस कर देगा। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास मिनिमम 25 टू 30 की कैपिटल होना चाहिए, यानी 25 से 30,000 रुपए होने नेसेसरी है, ताकि जब तुम ट्रेड लो और प्रॉफिट हो तो लगे कि मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इससे कम कैपिटल तुम्हारे पास होगा तो भाई तुम्हारी साइकोलॉजी सही से वर्क नहीं करेगी और तुम सही एनालाइज के बाद भी और सही रिस्क टू रिवॉर्ड के बाद भी लॉस में ही रहोगे। तो इसका असर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसका असर हो, बट इसका मोस्टली असर होता है। तो 25 से 30,000 होना तो ज़रूरी है। सो आई होप मैंने फोर्थ पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब बारी आती है फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है टाइम फ्रेम सिलेक्शन। टाइम फ्रेम सिलेक्शन का फंडा काफ़ी सिंपल है। मैं 2 रूल तुमको बताता हूँ, अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो एक्यूरेसी को ईज़िली 72% तक एनहांस कर सकते हो। रूल नंबर 1, इफ यू आर अ बिगिनर तो कभी भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम है, उन पर ट्रेड मत करो बिकॉज़ टाइम फ्रेम्स बिलो 3 मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्की और वोलेटाइल होते हैं। एक बिगिनर के लिए उनकी वोलेटिलिटी को हैंडल कर पाना 80 टू 90% इम्पॉसिबल होता है। तो मिनिमम 7 मंथ तक 3 मिनट या उससे ऊपर के जितने टाइम फ्रेम है उन पर ट्रेड करो एंड देन तुम फिर शिफ्ट हो सकते हो 1 मिनट की तरफ, फिर तुम अच्छे से ट्रेड करोगे। देन सेकंड रूल, अगर तुम इस स्ट्रेटेजी के थ्रू स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ऑलवेज एक ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो। यानी अगर इस वीक में तुमने 1 मिनट पर ट्रेड किया है तो नेक्स्ट वीक भी 1 मिनट पर ही ट्रेड करो। और ये रूल सिर्फ इस हफ्ते और अगले हफ्ते के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ टाइम एक ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो। कभी-कभार बदल सकते हो, कोई मसला नहीं है, बट ऐसा मत करना कि यस्टरडे तो 1 मिनट पर ट्रेड किया था, बट टुडे 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया एंड टुमारो 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे हो। बिकॉज़ ऐसा करने से तुम एक टाइम फ्रेम के बिहेवियर को, उसका जो पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, उसको नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जिस तरह हर इंडेक्स और स्टॉक का मूव करने का अपना एक अलग बिहेवियर होता है, इसी तरह हर टाइम फ्रेम का भी अपना एक बिहेवियर और पैटर्न होता है। तो जब तुम एक ही टाइम फ्रेम के पीछे पड़े रहोगे तो वो तुम्हारा एक पार्ट बन जाएगा और तुम इजीली उसमें बन रहे पैटर्न को जान पाओगे। ये एक ऐसा पॉइंट है टाइम फ्रेम सिलेक्शन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट आई डोंट नो, कोई भी इसको बताता नहीं है, नहीं किसी ने इसको कवर किया है, बट मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको फॉलो करो। तो चलो अब बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। देखो, ये 6 पॉइंट सिर्फ इस स्ट्रेटजी में ही नहीं बल्कि स्कैल्पिंग में मैंडेटरी है। फिर चाहे किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू तुम स्कैल्प कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारी एक्यूरेसी 77% तक एनहांस हो सकती है बिकॉज़ विदाउट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल हो पाना इज़ टू डिफिकल्ट। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक स्कैल्पर सिंगल डे में मल्टीपल ट्रेड लेता है, तो उसको इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज और चार्जेस पे करने होते हैं। सो दैट्स व्हाई 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड होना मैंडेटरी है। 1:2 से कम है तो तुम डिप्रेशन में आ जाओगे बिकॉज़ जितना तुम लॉस ले रहे हो, प्रॉफिट भी अगर उतना ही बुक करोगे। तो इसमें प्रॉफिटेबल होने के लिए एक्यूरेसी तुमको अबोव 80%
ले जानी होगी और अबोव 80% करने की चक्कर में एक्यूरेसी जहाँ थी वहाँ से भी नीचे आ जाएगी। 60% थी तो 50% हो जाएगी और फिर उसमें से ब्रोकरेज पे करना, गवर्नमेंट को चार्जेस देना एंड लॉस को भी उसी से टैकल करना होता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ले देकर तुम्हारे पास सिर्फ़ बाबा जी का ठुल्लू और डिप्रेशन रह जाएगा, तो स्कैल्पिंग में एटलीस्ट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड है होना मैंडेटरी है। समझ गए? तो अब तुमको 7वें पॉइंट से परिचित करवा देता हूँ। तो हमारा 7वां पॉइंट है एक्सपीरियंस, जो तुम्हारी एक्यूरेसी को 82% तक ले जाएगा। देखो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको खरीद नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, छीन नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते और मैं तुमको ये सिखा नहीं सकता हूँ और तुम इसको सीख भी नहीं सकते हो। ये अपने आप आता है जब तुम किसी चीज़ को करते रहोगे, कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो ये कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसको अचीव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस प्रोफ़ेशन में हमारा जो ट्रेडिंग का प्रोफ़ेशन है इसमें एक्सपीरियंस की वैल्यू नॉलेज से कहीं ज़्यादा है। तो जब तुम इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहोगे तो आहिस्ता-आहिस्ता इस स्ट्रैटेजी के हैकर बन जाओगे और जब तुम फिर कभी मुझसे मिलोगे तो सेल्फी लेकर स्टोरी लगा सकते हो नीचे कैप्शन लिखकर व्हेन हैकर मीट्स डेवलपर। सॉरी भाई, मज़ाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। चलो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझता हूँ। मान लो एक ट्रेडर है, उसको हर चीज़ की नॉलेज है। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी कॉन्सेप्ट, हर चीज़ की नॉलेज है बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसे ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है बट नॉलेज उसके पास बहुत छोटी-सी नॉलेज है, थोड़ा बहुत उसको पता है प्राइस एक्शन के बारे में, तो वो प्रॉफ़िटेबल हो जाएगा बट जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इस प्रोफ़ेशन में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने अब तक 9 पॉइंट में से 7 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप कि तुम लोगों को कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो अब बात करते हैं हम हमारे 8वें पॉइंट पर जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस स्ट्रैटेजी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बगैर ये स्ट्रैटेजी 915 ईएम में पूरी तरीके से बेकार है, यूज़लेस है। मैंने कहा था इस पॉइंट को मैं लास्ट में कवर करूँगा बट मैं सेकंड लास्ट लाया हूँ बिकॉज़ मुझे लगा कि तुम जो लास्ट में मैं कवर करूँगा उस पॉइंट को इस पॉइंट को समझे बगैर सही से नहीं समझ पाओगे। तो हमारा 8th पॉइंट है प्राइस एक्शन। देखो, अगर तुम इस स्ट्रैटेजी पे सिर्फ 915 ईएमए पर रिलाई करोगे, यानी अगर प्राइस जैसे ये ऊपर जा रहा है, ईएमए पर आया और तुमने ट्रेड ले ली, तो ऐसे तुम 20 से 25% ही प्रॉफिटेबल कह रहा हूँ, 20 से 25% ही एक्यूरेट हो पाओगे। यानी अगर तुमने दिन में 10 ट्रेड लिए तो मुश्किल से तुम्हारी 2 या 3 ट्रेड प्रॉफिट में जाएँगी, बाकी सब लॉस में चली जाएँगी बिकॉज़ ये स्ट्रैटेजी विदाउट प्राइस एक्शन के पूरी तरीके से बेकार है। तो अगर तुमको इस स्ट्रैटेजी के थ्रू स्कैल्पिंग करनी है तो एटलीस्ट 1 प्राइस एक्शन तुम्हें इस स्ट्रैटेजी के साथ ऐड करना होगा। फिर चाहो तो कैंडलस्टिक पैटर्न ऐड करो, चार्ट पैटर्न ऐड करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐड करो, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को ऐड करो, ट्रेंड लाइन को ऐड करो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐड करो, कुछ भी ऐड करो बट एक प्राइस एक्शन तो तुम्हें इसके साथ एटलीस्ट यूज़ करना होगा, वरना अगर तुम सिर्फ 915 ईएमए पर रिलाई करोगे तो तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, लॉस होगा, कैपिटल तुम्हारा वाइप आउट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी का पूरा नाम है 915 ईएमए प्लस प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन से ही मिलकर बनी है बेसिकली। प्राइस एक्शन और 915 ईएमए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इस वजह से ये स्ट्रेटजी है। इसी वजह से इसे 915 ईएमए नॉर्मल कह देते हैं बट असल में ये प्राइस एक्शन के बगैर कुछ भी नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुमको। यहाँ पर देखो मार्केट में फॉलिंग आ रही है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है और यहाँ पर ये बेयरिश फ्लैग टाइप कुछ पैटर्न बना है। देखो फ्लैग पैटर्न जो होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, यानी अगर मार्केट गिर रही है, अगर ये पैटर्न कहीं बनता है तो इसका मतलब है अभी और गिरेगी और अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ये पैटर्न बना है तो इसका मतलब है मार्केट अभी और ऊपर की तरफ जाएगी। ये रिवर्सल पैटर्न नहीं होता है। तो यहाँ पर बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना है। तो तुम यहाँ पर देखो, ये इस कैंडल ने इस पैटर्न को ब्रेक किया है, यानी जो लाइन आ रही है नीचे से ट्रेंड लाइन कह लो, अगर तुमको फ्लैग नहीं देखना है तो ट्रेंड लाइन ही समझ लो। अब ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही थी, इसको इस कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट पर भी तुम ट्रेड ले सकते हो ईएमए के ऊपर का एसएल रख के, बट अगर तुमको 1 मिनट पर ट्रेड करनी है 5 मिनट पर एनालाइज करके, तो इसके लिए हम पहले 1 मिनट पर शिफ्ट करता हूँ। तो 1 मिनट पर भी इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ या इस पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। देन यहाँ जैसे ही ईएमए के पास प्राइस आया, इस कैंडल पर यहाँ पर ईएमए की तरफ प्राइस आया है, तो हम सिंपल ईएमए के ऊपर का
एसएल रखकर यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ईएमए के ऊपर का एसएल हो गया, छोटा सा एसएल है ईएमए के ऊपर का। ईएमए के ऊपर हमने एसएल रखा एंड देन हमें जितना भी टारगेट यहाँ पर करना हो, यहाँ तक का, कहीं तक का भी हम टारगेट एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह दोबारा यहाँ पर देखो, यहाँ एक प्राइस दोबारा ईएमए के पास आया है, देन हम यहाँ से फिर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर दोबारा ईएमए की तरफ प्राइस आया, ईएमए के ऊपर का एसएल रखकर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ईएमए पर ट्रेड नहीं ली है, हमने इसके साथ एक प्राइस एक्शन ऐड किया है, बल्कि 2 प्राइस एक्शन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। एक ये पैटर्न, बेयरिश फ्लैग पैटर्न जो है ये, और दूसरा है ट्रेंड लाइन। तो हमने एटलीस्ट यहाँ पर 2 प्राइस एक्शन ऐड किए, देन 915 ईएमए पर ट्रेड लिए। तो अब देखो प्राइस मल्टीपल टाइम ईएमए के पास आता है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। तो बेसिकली हमें ट्रेड करनी कहाँ है? हम हर जगह हर टाइम तो ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल फंडा है, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी परफॉर्म हो ईएमए के पास कहीं भी, तो हम वहाँ ट्रेड लेंगे एंड इसके अलावा हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखो मैंने तुमसे कहा था कि ये स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन के बगैर बेकार है, तो ये भी एक तरीके का प्राइस एक्शन है, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक तरीके का प्राइस एक्शन है। अगर तुम इसको ऐड करोगे तो किसी दूसरे प्राइस एक्शन को ऐड करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हाँ, करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम एटलीस्ट कोई दूसरा प्राइस एक्शन उसके साथ और ऐड करो, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो बहुत एकदम मस्त है। बट अगर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी तुम रिलाय करोगे तो ये चलेगा। तो बेसिकली हमें 4 कैंडलस्टिक पैटर्न पर हमें ट्रेड लेनी है। पहली है पिन बार कैंडल, जिसे हम हैमर या हैंगिंग मैन कहते हैं। इसका मैं राइट साइड में मैंने पिक्चर ऐड कर दी है, तुम देख सकते हो। अगर ये कैंडल ईएमए के पास कहीं भी परफॉर्म होती है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, देन पुल बैक आया और वो कैंडल बनी, तो हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे कैंडल के लो का एसएल रखकर या ईएमए के नीचे का एसएल रखकर 1:2 के आरआर के साथ। देन बिग बार कैंडल, जिसे हम मारुबुजो कैंडल भी कहते हैं, चाहे उसकी विक हो या ऊपर की साइड या नीचे की साइड या दोनों साइड छोटी-छोटी विक हो, तो हम ट्रेड लेंगे। ऐसी कैंडल हो, देखो ये भी एक तरीके की बिग बार कैंडल ही होती है, यहाँ पर भी हम ट्रेड लेंगे। बट अगर बड़ी कैंडल है, यानी जो नॉर्मल साइज़ कैंडल का होता है उससे कहीं बड़ी ऐसे ही कैंडल, तो ये बेसिकली एक एब्नॉर्मल कैंडल होती है एक तरीके की। तो ऐसी पिन बार कैंडल पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मोस्टली टाइम इसमें ये होता है कि प्राइस रिवर्स कर जाता है। देखो जैसे यहाँ पर रिवर्स कर गया, कभी-कभार ऐसा होगा प्राइस कंटिन्यू हो जाएगा, बट मोस्टली टाइम अगर इतनी बड़ी कैंडल आती है तो वहाँ से रिवर्स हो जाता है। इतनी कैंडल चलेगी जैसे ये है, बट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड देन थर्ड कैंडल है एंगल्फिंग। इसकी पिक्चर मैंने तुमको यहाँ नीचे राइट साइड में ऐड कर दी है। एंगल्फिंग बहुत पावरफुल कैंडल है, मेरी फेवरेट कैंडल है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। अगर एंगल्फिंग कहीं भी परफॉर्म होती है तो उसके नीचे का एसएल रखकर आँख बंद करके ट्रेड कर सकते हो, बट ट्रेंड देख लेना कि मार्केट साइडवेज ना हो और ट्रेंड के साथ ही रहना। एंड देन आती है फिर हरामी कैंडल। हरामी बेसिकली जापान में प्रेग्नेंट वुमेन को कहते हैं, क्योंकि हरामी में एक, जैसे यहाँ पर ये देखो ये कैंडल है एंड देन इसकी बॉडी के अंदर ये दूसरी ग्रीन कैंडल है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके पेट में उसका बेबी है। इसी वजह से इसे हरामी कैंडल कहते हैं, जापानियों ने नाम रखे हैं अजीब गरीब, तो इसे गलत वर्ड मत समझना। तो अगर कहीं भी हरामी बनती है, एंगल्फिंग और हरामी ये दोनों बहुत पावरफुल कैंडल होती है, मैं इन पर बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मोस्टली मैं इन दोनों कैंडल पर रिलाय करता हूँ। अगर मुझे बड़ी ट्रेड लेनी होती है क्रिप्टो में से 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो ये 2 कैंडल बहुत अच्छी कैंडल होती हैं 15 मिनट पर। तो ये 4 कैंडल है तो हम इन पर ट्रेड लेंगे। इसके अलावा बाकी और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पर बनता है, इंडिसीजन कैंडल बनती है, तो उस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो अब मैं तुमको इन चारों कैंडल को एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। ये निफ्टी के पुट का ऑप्शन है, तुम यहाँ पर देखो ये नीचे की तरफ आ रहा था, देन इस कैंडल ने ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो हमें बेसिकली ऑप्शन बाइंग करनी है। तो इसी वजह से मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी हम पुट बाय करेंगे तो कैसे करेंगे, पिन बार कैंडल के थ्रू। मैं पिन बार कैंडल का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक और बात मैं तुमको बता देता हूँ, जैसे तुम देखो इस कैंडल ने ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो जब भी ईएमए को क्रॉस करने वाली कैंडल, यानी अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रही थी और ऊपर की थी, यानी बुलिश साइड कोई कैंडल ईएमए को क्रॉस करके क्लोज होती है, तो जब तक वो एक आइडियल बिग बार कैंडल नहीं है तब तक ट्रेड मत लेना, क्योंकि मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि ऐसी कैंडल ट्रैप कर देती हैं और मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर तुम देखो प्राइस ऊपर गया है, बट मोस्टली टाइम ऐसा होगा कि वो रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए अभी जो ज़रूरी बात है वो करते हैं। तुम यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर पिन बार कैंडल आई है, रेड कलर की तुम देख रहे हो, ये पिन बार कैंडल आई है, हैमर कैंडल है। तो हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखकर एटलीस्ट 1:2 का टारगेट पकड़ने का ट्राई करेंगे। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पर हमने ट्रेड ली, 6 पॉइंट का कुछ इसमें एसएल हो रहा है, तो एटलीस्ट 1:2 तो हमको चाहिए। तो 12%, सॉरी 12 पॉइंट
हमको इसमें बुक करना होगा हर हाल में। तो ज़्यादा भी टारगेट तुम रख सकते हो, यहाँ पर तुम देखोगे अगर तुम ज़्यादा बड़ा टारगेट रखते तो 20-30 पॉइंट ईज़िली आता। इसी तरह यहाँ पर देखो, ये कैंडल भी पिन बार कैंडल है, ये कैंडल भी पिन बार कैंडल है, तो तुम यहाँ पर भी इसके नीचे का एसएल रखकर 1:2 की ट्रेड इजीली ले सकते थे, बल्कि यहाँ ज़्यादा का भी टारगेट रखते तो इजीली अचीव होता। तो इस तरह 1 पिन बार कैंडल पर ट्रेड की जाती है। तो नेक्स्ट हमारी कैंडल है बिग बार कैंडल, जिसे मारुबुजो भी कहते हैं। ये भी काफ़ी पावरफुल कैंडल होती है। तो इसका एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ। ये निफ्टी के पुट का ऑप्शन है। इसमें यहाँ पर देखो, ये मार्केट साइडवेज है, ये छोटी अजीब-अजीब सी कैंडल बन रही है, तो मार्केट साइडवेज है और ईएमए का स्लोप भी कुछ नीचे की तरफ नहीं है, बल्कि फ्लैट ही ईएमए होता है। ये स्लोप जो तुम यहाँ पर देख रहे हो, ईएमए का स्लोप है जो ऊपर की तरफ है, तो ऐसी जगह पर ट्रेड करनी चाहिए। ऐसी जगह पर ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये साइडवेज मार्केट थी, देन ईएमए को क्रॉस करके ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। काफ़ी अच्छी कैंडल है, छोटी-सी विक है नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सिंपल इसकी क्लोजिंग पर ट्रेड लेंगे। कैंडल क्लोज होने से पहले कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। इसकी क्लोजिंग पर ट्रेड लेंगे, देन हम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड तो मैंडेटरी है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा था, इससे कम में बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर 4 पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस हो रहा है, तो एटलीस्ट हमको 1:2 चाहिए। तो 8 पॉइंट तो हमें कैप्चर करने ही होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर टारगेट बढ़ा भी सकते थे, 11 पॉइंट, 15 पॉइंट्स, कितने भी तुम अचीव कर सकते थे, वो तुम्हारे एसएल ट्रेलिंग के साथ तुम अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके बैठ गए। एसएल ट्रेलिंग के साथ इस तरह टारगेट अचीव किए जाते हैं स्कैल्पिंग में। तो यहाँ पर भी देखो तुम, मैं तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूँ बिग बार कैंडल का एक और। ये देखो, मार्केट यहाँ पूरी साइडवेज है, ए में बिल्कुल फ्लैट है, देन ये कैंडल काफी अच्छी एकदम ए में क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो हम इसके नीचे का एसएल रखकर यहाँ पर टारगेट पकड़ सकते हैं। देखो कितनी पावरफुल रैली ऊपर की तरफ आई है बैक टू बैक। तो इस तरह बिग बार कैंडल पर ट्रेड ली जाती है। काफ़ी अच्छी कैंडल होती है बिग बार। तो ये मैंने तुमको बिग बार कैंडल का एग्जांपल दिया। इसी तरह अगर तुमको सेलिंग साइड ट्रेड लेनी हो तो उसका भी एग्जांपल मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो तुम यहाँ पर देखो, ये मार्केट यहाँ पर भी साइडवेज है। इस ये पैटर्न बना हुआ है, तुम देखोगे फ्लैग पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, मैंने तुमको बताया था। तो ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करके ईएमए को क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोज हुई है और काफ़ी अच्छी ये कैंडल है। और इसके साथ तुम वॉल्यूम भी ऐड कर लेना, वॉल्यूम भी काफ़ी कुछ तुमको बताता है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर का एसएल रखकर 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। ज़्यादा भी टारगेट अगर तुम देखो यहाँ पर अचीव करना चाहते तो यहाँ पर ज़्यादा टारगेट भी आ जाता। तो ये हमारी बिग बार कैंडल का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आती है हमारी एंगल्फिंग कैंडल, उसका भी एग्जाम्पल मैं तुमको देकर दिखाता हूँ। तो हमारी थर्ड कैंडल है एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग या फिर बेयरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग मार्केट के बुलिश होने की तरफ इंडिकेट करती है एंड बेयरिश एंगल्फिंग मार्केट के रिवर्स होने की तरफ इंडिकेट करती है, मतलब नीचे की तरफ आने की तरफ इंडिकेट करती है। तो इसका एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मार्केट थोड़ी गैप अप ओपन हुई, देन ऊपर की तरफ गई एंड पुल बैक आया है एंड देन ये रेड कैंडल क्लोज हुई। इस पर तो हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। देन ये एक बिग बार कैंडल क्लोज हुई है, तो बिग बार समझ कर भी तुम ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पर तुम देखो, ये एंगल्फिंग है, यानी इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से खा गई है, यानी निकल गई है एक अजदहे की तरह। इसका एक वो होता है ना अजगर, उसकी तरह यहाँ पर निकल गई है। तो हम इसके नीचे का एसएल रखकर या फिर ईएमए के नीचे भी एसएल रख सकते हो तुम। अगर जैसे हम 915 ईएमए पर ट्रेड कर रहे हैं, तो 915 ईएमए का नीचे का हम एसएल रख सकते हैं। तो देखो एक बात, ये जो ईएमए होते हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जो अपनी जगह से मूव नहीं करते, जैसे कि ये सपोर्ट एरिया है, ये अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहने वाला है। इसी तरह ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, ये भी यहीं रहने वाला है। बट ईएमए जो होते हैं वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, यानी वो मूव होते रहते हैं मार्केट में। अभी यहाँ है, थोड़ी देर पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। एक और एग्जांपल मैं तुमको यहाँ पर दिखाता हूँ एंगल्फिंग का। यहाँ पर देखो, रेड कैंडल आई, सॉरी ये तो हरामी का एग्जांपल हो गया, माय मिस्टेक। बेयरिश एंगल्फिंग का तुमको दिखाता हूँ, जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। तो यहाँ पर देखो, मैं तुमको बेयरिश एंगल्फिंग दिखाता हूँ। ये ग्रीन कैंडल आई है, देन इसको ये रेड कैंडल पूरी तरीके से एंगल्फ कर रही है। देन यहाँ से तुम देखो, ये नीचे की तरफ फॉलिंग आई है। इसके ऊपर का ऐसे लग के 1:2 1:3 का टारगेट हम इजीली यहाँ से अचीव कर सकते थे। तो इस तरह यहाँ पर एंगल्फिंग पर ट्रेड लेते हैं। एंड लास्ट हमारी कैंडल है हरामी कैंडल, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश। तो इसका मैं एग्जांपल तुमको यहाँ पर दिखाता हूँ, सिंपल समझ लो। यहाँ पर देखो, ये मार्केट यहाँ से तुम देखोगे गैप अप ओपन हुई, देन नीचे की तरफ फॉलिंग आई और ये छोटी कैंडल बनाई, देन ऊपर की तरफ थोड़ी रैली आई, फिर पुल बैक आया नीचे की तरफ। और यहाँ पर ये देखो, ये बिग बार कैंडल समझकर भी तुम इस पर ट्रेड ले सकते थे, बट ये हरामी कैंडल भी है। देखो, ये रेड कैंडल है, देन इसकी बॉडी के अंदर ये ग्रीन कैंडल छोटी सी है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी अपने पेट में बेबी लिए हुए है। तो ये
बुलिश हरामी है, तो यहाँ पर हम इसके नीचे का ऐसे लगकर इजीली 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते थे। देखो, इस स्कैल्पिंग में 1:2 तो मैं तुमको मैंडेटरी बता रहा हूँ, बट तुम इसमें 1:3 4 इजीली अचीव कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? इसी तरह तुमको मैं दिखाता हूँ, अगर तुमको बियरिश साइड ट्रेड लेनी हो हरामी में, तो यहाँ पर देखो ये काफ़ी अच्छी बिग बार कैंडल आई, देन इसकी बॉडी के अंदर ही ये रेड कैंडल क्लोज़ हुई है। तो ये बियरिश हरामी हो गई है, यानी इसके बाद ये मार्केट के रिवर्स होने की तरफ इंडिकेट करती है। ये रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ से देखो तुम यहाँ ट्रेड लेके 1:2 3 का ईज़िली टारगेट तुम अचीव कर सकते हो। तो इस तरह तुम्हें चारों कैंडल पर ट्रेड लेनी है। मैंने तुमको इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, अगर तुम सिर्फ ईएमए पर रिलाय करोगे, जैसे प्राइस यहाँ आया और तुमने झट दनी से ईएमए पर ट्रेड ले ली, तो ऐसा नहीं चलेगा। एटलीस्ट वन प्राइस एक्शन तो तुम इसके साथ चाहिए, और वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने तुमको 4 बताया, ये भी एक तरीके का प्राइस एक्शन है। अगर तुम इसके साथ कोई और प्राइस एक्शन ऐड नहीं करते, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। बट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, इससे ट्रेंड लाइन का भी तुम मतलब एक और प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन गॉड है हर चीज़ का। तुम जितना प्राइस एक्शन पर रिलाय करोगे, उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे। सो ये हमारा 8th पॉइंट था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आई होप मैंने इसको अच्छे से तुमको क्लियर कर दिया है, और अगर फिर भी तुमको कुछ समझ नहीं आया, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं ज़रूर रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। एंड अब आ जाता है हमारा 9th पॉइंट। देखो, 9th पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसको भी तुम हल्के में नहीं ले सकते हो। 9th पॉइंट क्या है? एनालाइज़ बैंक निफ्टी या फिर एनालाइज़ निफ्टी, यानी अगर तुम निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, मान लो तुम निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी को भी एनालाइज़ करो, और अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी को भी एनालाइज़ करो। यानी 2 टैब ओपन करके रखो, जैसे मैंने यहाँ पर किए, एक टैब ये, एक टैब ये। एक में निफ्टी रखो और दूसरी साइड बैंक निफ्टी रखो, और दोनों को देखो। क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो निफ्टी में बहुत अच्छी यहाँ पर ऐसी एकदम बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, और तुमको लग रहा है भाई काफी अच्छा मूव आने वाला है, बट बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा तुमको। तो ऐसी जगह पर ट्रेड मत करो। मैं तुमको इसका एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर तुम देखो ये बैंक निफ्टी का ये जोन था, रेजिस्टेंस जोन है। इसको काफी अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेक किया है। तो यहाँ पर अब तुम क्या करोगे? अगर बैंक निफ्टी नॉर्मल तुम ट्रेड कर रहे होगे, तो सिंपल यहाँ पर कॉल बाय कर लोगे, क्योंकि काफी अच्छी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है। बट निफ्टी में देखो, निफ्टी में अभी तक निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस जोन ब्रेक नहीं किया है। तो ऐसी जगह पर ट्रैप होने से हम बचते हैं। मोस्टली तुमने मुझे देखा होगा, मैंने जो वीडियो डाली है उसमें कई जगह इस तरीके से ट्रैप होने से बचा जाता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तुमको मोस्टली टाइम ट्रैप होने से बचाएंगी। तो इसीलिए कहता हूँ, दोनों एक साथ एनालाइज करो और फिर ट्रेड करो, तो तुम्हारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसकी वजह से तुम्हारी एक्यूरेसी 95% तक ईज़िली आ जाएगी। तो ये था हमारा 9 पॉइंट। मैंने अब तक जितने भी 9 पॉइंट है सब क्लियर कर दिए। देखो, तुम 915 ईएमए के साथ अगर इन 9 पॉइंट को मिलाकर अगर तुम ट्रेड करोगे, तो ये स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए गॉड लेवल स्ट्रेटजी है। इससे बेटर कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है ही नहीं। और अगर तुम सिर्फ 915 ईएमए पर रिलाय करोगे, या एक आधा पॉइंट छोड़ दोगे, उसको हल्के में लोगे, तो सही से स्कैल्पर नहीं बन पाओगे भाई। तो जो मैंने कहा है, उसको अच्छे से तुम सही से ट्रेड करो, और इन सब 9 पॉइंट को एक साथ मिलाओ। ये फुल स्ट्रेटजी है 915 ईएमए, जिसको अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने कवर नहीं किया है। तुम किसी की भी वीडियो उठा लो, इतनी डिटेल के साथ तुमको किसी ने नहीं बताया होगा। और अगर तुमको फिर भी कुछ पूछना है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो, एक ज़रूरी लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुमको। अगर तुमको एक अच्छा स्कैल्पर बनना है, या किसी भी लेवल का ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, कोई भी, अगर ट्रेडिंग में तुमको महारत चाहिए, तो बेसिकली तुम्हें जॉन इलियट साहब की इस पोएट्री को वर्क में लाना होगा, अपनी लाइफ में इस पर काम करना होगा। तो पोएट्री कुछ यूँ है: तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे, कि अब मुझे शौक़ कमाल भी नहीं, खौफ़ ज़वाल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो देखो, इसमें बेसिकली जो सेकंड लाइन है इस पोएट्री की, शौक़ कमाल भी नहीं, खौफ़ ज़वाल भी नहीं, ये दोनों चीज़ें तुम्हें अपने अंदर से ख़त्म करनी होंगी। शौक़ कमाल मतलब, यानी बिगिनर क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि मेरी हर ट्रेड प्रॉफिट में जानी चाहिए। यानी अपने आप को पिक्चर परफेक्ट करने का जो जुनून होता है सवार, वो अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। क्योंकि ये मानना होगा कि अगर मेरी 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, तो 1 ट्रेड में मेरा लॉस हो सकता है। इसी तरह अगर 1 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, तो हो सकता है कि मेरी 2 ट्रेड में लॉस हो। तो इसे कहते हैं शौक़ कमाल, यानी अपने आप को पिक्चर परफेक्ट करने की चाह। इसको अपने अंदर से तुम्हें ख़त्म करनी होगी। एंड सेकंड जो है, वो है खौफ़ ज़वाल, यानी
फ़ियर ऑफ लॉस, यानी बहुत से बिगिनर क्या करते हैं, वो ट्रेड नहीं लेते इस फ़ियर में कि मेरा लॉस हो जाएगा, तो तुम्हें अपने अंदर से ये भी निकालना होगा। इसे कहते हैं खौफ़े ज़वाल, यानी ख़त्म हो जाने का डर। तो ये भी तुम्हें अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। एंड देन जो दूसरी पोएट्री मैंने पढ़ी है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यानी इसका मतलब देखो, बहुत ज़बरदस्त इसका मतलब है। यानी अगर तुम एक बार ट्रेडिंग में फ़ेल होते हो, तुम्हारा लॉस होता है, कैपिटल वाइप आउट होता है, होगा, देखो ये होगा अगर तुम सही से काम नहीं करोगे, तो हार मत मान जाओ भाई, दोबारा उठो। एंड दोबारा ट्राई करो, कहीं से फिर कैपिटल का जुगाड़ करो, कुछ भी करो एंड दोबारा फिर ट्रेड करते रहो। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम प्रॉफ़िटेबल होने लग जाओगे और काफ़ी अच्छे ट्रेडर तुम बन जाओगे। तो ये 2 पोएट्री जो मैंने तुमको पढ़कर सुनाई है अभी, उस पर अपनी लाइफ़ में वर्क करो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी जो मैं तुमको बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इस पर वर्क करो। और भी चीज़ें मैं तुमको सिखाऊँगा। सी यू सून।